वेलकम टू कीमो विजार्ड। तो यार हम बात कर रहे थे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की। वी विल अगेन स्पीक अबाउट द रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। और आज हम बात करने वाले हैं रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स की। ऑब्वियस सी बात, हम रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं तो रोटेशन यानी मॉलिक्यूल्स का रोटेशन। हमने पिछली वीडियो में देखा कि वो सारे मॉलिक्यूल्स रोटेशनल या माइक्रोवेव एक्टिव होते हैं जिनके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। हमने एक सिंपल सा एग्जांपल भी कंसीडर किया था जहाँ पे ए बी एक लीनियर मॉलिक्यूल था जो रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार चेंज हो रही थी। और जब हमने उस पर एक फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करवाई थी तो जब उसकी फ्रीक्वेंसी उसके चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी से मैच हो गई थी तब हमने वहाँ पे एब्जॉर्प्शन देखा था। तो आज हम बात करेंगे कि अगर कोई मॉलिक्यूल, नॉट अ लीनियर मॉलिक्यूल, ऑल टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, इवन 3D मॉलिक्यूल्स, जब वो रोटेशन करते हैं तो कैसे रोटेशन कर सकते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोटेशन दैट अ मॉलिक्यूल कैन शो। अगर हम मॉलिक्यूल्स को डिवाइड करें तो हम मॉलिक्यूल्स को ब्रॉडली 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहले होते हैं लीनियर मॉलिक्यूल, दूसरे होते हैं सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स, तीसरे होते हैं स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स या फिर उन्हीं को हम स्फेरिकल टॉप्स कहते हैं, और चौथे होते हैं एसिमेट्रिक टॉप्स। लेकिन ये सब जानने से पहले आपको जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आनी ज़रूरी है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी आपको थोड़ी सी फिजिक्स आनी ज़रूरी है, बहुत सारी नहीं, बस इवन अ स्मॉल बिट फिजिक्स यू नीड टू नो। सो लेट्स स्टार्ट। फिजिक्स में आपने एक चीज़ पढ़ी होगी जिसे हम कहते हैं लीनियर मोमेंटम, जिसका फॉर्मूला होता है P=m/v, where m stands for the mass of that body and v stands for the linear velocity। बेसिकली मोमेंटम हमें ये बताता है कि कितना मोशन है उस बॉडी में। इसी तरह जब हम बात करते हैं रोटेशनल मोशन की तो उसमें जो हम एंगुलर मोमेंटम डिफाइन करते हैं वो करते हैं I इंटू ओमेगा, जहाँ पे I स्टैंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ओमेगा इज़ द एंगुलर वेलोसिटी। मतलब उस जो वो बॉडी रोटेशनल मोशन कर रही है उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है। तो अगर हम यहाँ से एक रफ एनालॉजी लें, अगर ये लीनियर मोशन है और इसमें लीनियर मोमेंटम में मोमेंटम होता है m इंटू वी, जहाँ पे m मास है, और ये एंगुलर मोमेंटम है जहाँ पे एंगुलर मोशन हो रहा है, तो इसमें I इंटू ओमेगा है। वेलोसिटी तो दोनों में सेम है क्योंकि ये लीनियर वेलोसिटी है और यहाँ पे एंगुलर मोशन हो रहा है तो ये एंगुलर वेलोसिटी है। तो हम अगर एक रफ एनालॉजी लें तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं जो ये I है ये सम सॉर्ट ऑफ मास होगा हमारे पास, जो ये मास को डिफाइन करेगा। इसके फॉर्मूला पे जाने से पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है। बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी बॉडी की वो टेंडेंसी होती है जिससे वो अपने एंगुलर एक्सेलरेशन को रेसिस्ट करती है। मतलब एक बॉडी, जैसे मैं बात करूँ आपसे, अगर ये एक बॉडी है, अगर मैं इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन लाना चाहूँ ऐसे ऐसे अगर मुझे इसको रोटेट कराना है तो मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, उसी को हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा हुआ तो मुझे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, अगर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हुआ तो मुझे उसमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की तो हम कह सकते हैं कि अ क्वांटिटी ऑफ अ बॉडी एक्सप्रेसिंग इज टेंडेंसी टू रेसिस्ट द एंगुलर एक्सेलरेशन। मतलब किसी भी बॉडी की वो टेंडेंसी जिससे वो अपने अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन को रेसिस्ट करता है, मतलब अपने आप को रोटेशनल मोशन में जाने से रोकता है, उसको हम कहते हैं इनर्शिया। अगर हम दूसरे भाषा में बात करें या दूसरे शब्दों में कहें तो द अमाउंट ऑफ टॉर्क रिक्वायर्ड टू रोटेट अ बॉडी। टॉर्क जो होता है बेसिकली किसी भी बॉडी में को रोटेशनल मोशन में लाने के लिए जो फोर्स लगाया जाता है उसको हम टॉर्क कहते हैं। जैसे हमारे पास लीनियर मोशन में फोर्स होता है उसी तरह एंगुलर मोशन में हमारे पास टॉर्क होता है। तो अब बात करते हैं हम कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हमारे पास फार्मूला क्या होता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फार्मूला होता है उसे हम डिनोट करते हैं I=mr², जहाँ पर m मास ऑफ दैट बॉडी है एंड r² इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड दैट बॉडी। अगर मैं आपसे बात करूँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, तो अगर हम रफ एनालॉजी लें, क्योंकि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ये फिजिक्स का टॉपिक है और आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा भी होगा कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, जैसे मैं अगर इस पेन की बात करूँ तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा जिस पे पूरी तरह से बैलेंस हो जाएगा, इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। या मैं अगर आपसे बात करूँ फिजिक्स की भाषा में, तो अगर कोई भी बॉडी, मान लीजिए ये एक बॉडी है,
तो अगर ये रोटेशनल मोशन ऐसे परफॉर्म करती है तो इसका कोई ना कोई पॉइंट होगा जिसके अलॉन्ग, मान लीजिए वो शायद पॉइंट यहाँ पे होगा, क्योंकि जितनी भी रेक्टेंगुलर चीज़ें होती हैं उनमें जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो L/2 पे होता है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके अलॉन्ग कोई भी बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म करती है। क्योंकि ये फिजिक्स का टॉपिक है इसलिए हम इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, उतना ही जानेंगे जितना हमारे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे पास ये एक पॉइंट है जिसके अलॉन्ग एक ये बॉडी है m मास की जो रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसे हम कैसे डिनोट करेंगे, तो उसका फॉर्मूला होगा I=mr1², जहाँ पर I सेंटर ऑफ ग्रेविटी और उस बॉडी के बीच की डिस्टेंस है और m उस बॉडी का मास है। इसी तरह अगर हम 2 पार्टिकल सिस्टम की बात करें जहाँ पर 2 पार्टिकल सिस्टम है, जहाँ पे दोनों पार्टिकल किसी एक पॉइंट के अराउंड रोटेट कर रहे हैं, तो उसका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे तो होगा m1r1² प्लस m2r2²। तो मुझे उम्मीद है कि आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स की। सो जैसा मैंने आपको लेक्चर की स्टार्टिंग में बताया था कि जो हम अपने मॉलिक्यूल्स को ब्रॉडली 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: लीनियर मॉलिक्यूल, स्फेरिकल टॉप्स, एसिमेट्रिक टॉप्स और सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स। तो उसमें से पहली कैटेगरी हम उठा रहे हैं। हम देखते हैं कि अगर इसमें रोटेशनल मोशन होता है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। सो अगर मैं आपसे लीनियर मॉलिक्यूल की बात करूं तो वो सारे मॉलिक्यूल्स लीनियर होते हैं जिन्हें हम एक एक्सिस पे डिफाइन कर सकते हैं। मैं अगर एग्जांपल लेने की बात करूं तो मैं एग्जांपल कंसीडर कर सकता हूं HCl। सो हमने कंसीडर किया है हमारा HCl मॉलिक्यूल जो कि एक लीनियर मॉलिक्यूल है। तो अगर मैं बात करूं इसके रोटेशन की तो हमारा HCl मॉलिक्यूल 3 तरीके के रोटेशन शो कर सकता है। तो आप कंसीडर कीजिए कि ये मेरे पास HCl मॉलिक्यूल है, ये H है, इधर Cl है। तो अगर मैं आपसे बात करूं इसके रोटेशन की तो आप इसको पहले ऐसे घुमा सकते हैं जहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन की रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं होगी, सिर्फ वो अपनी जगह पे स्पिन करेंगे, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं। तो अगर मैं आपसे बात करूं इस रोटेशन में तो आपको नहीं लगता कि इसमें, क्योंकि क्लोरीन और हाइड्रोजन की रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर मैं कहूँ इसमें जो मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा वो कहीं ना कहीं बहुत ही कम होगा। रिलेटिव इक्वल टू 0 कह सकते हैं, हम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 कह सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सो हमने देखा कि हमारे HCl मॉलिक्यूल को अगर हम इस तरीके से घुमाते हैं कि जो उसकी रिलेटिव पोजीशन H और Cl की चेंज नहीं हो रही है, बस वो अपनी प्लेस पे ही स्पिन कर रहे हैं, तो हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उस कंडीशन में अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 होगा, इसलिए हम उसे 0 के इक्वल रख रहे हैं। अब चलिए हम दूसरी कंडीशन देखते हैं। ये है मेरा HCl मॉलिक्यूल। तो ये पहला तो ये हो गया कि मैं इसको ऐसे घुमा सकता हूँ। दूसरा, आपको ये नहीं लगता कि अगर मैं इसको ऐसे भी तो घुमा सकता हूँ, ऐसे घुमा सकता हूँ मैं इसको ऐसे, इस तरीके से H और Cl दोनों की रिलेटिव पोजीशन इस बारी में चेंज होगी, तो इसमें 0 मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैं कहूँ 0 फोर्स तो नहीं ही लगेगा। तो क्योंकि इसमें क्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों की रिलेटिव पोजीशन चेंज हो रही है तो मेरे पास कुछ ना कुछ फोर्स इसमें लगेगा। लेट से उसको मैं डिनोट कर देता हूँ IB से, ठीक है। अब देखते हैं हम सो अगर मैं बात करूँ तीसरे टाइप की रोटेशन की, तो मैं अगर आपसे कहूँ तो आप इसे ऐसे भी तो रोटेट कर सकते हैं। इसमें भी हाइड्रोजन और क्लोरीन की जो हमारी रिलेटिव पोजीशन है वो चेंज हो रही है, तो इसका भी कुछ ना कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, जिसे मैं कह देता हूँ IC से। अगर मैं अब आपसे कहूँ कि जब हमने पहली बार घुमाया था इसको, तो हमने पहली बार रोटेट किया था तो हमारी हाइड्रोजन और क्लोरीन की रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं हुई थी, और उसमें हमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगा था वो बहुत ही कम लगा था, अप्रॉक्सीमेटली 0 के करीब। तो हमने कहा चलो वो 0 है, ठीक है। जब हमने दूसरी बार इसको ऐसे रोटेट किया इस तरीके से, तो हमारी हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों की रिलेटिव पोजीशन चेंज हुई, और जब हमने तीसरे एक्सिस में रोटेट किया इसको इस तरीके से, तब भी हमारी क्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों की रिलेटिव पोजीशन चेंज हुई। तो अगर आप ध्यान से एनालाइज करें तो आपको पता चलेगा कि हमारी दूसरी और तीसरी एक्सिस पे जो हम रोटेट कर रहे हैं तो दोनों का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो इक्वल होगा। तो हम इसे कह सकते हैं इस वाले मॉलिक्यूल्स में IB और IC इक्वल टू 0 होता है, IB जो होता है वो IC के इक्वल होता है। तो जो लीनियर मॉलिक्यूल्स हमारे पास होते हैं उनमें जो हम पहली एक्सिस पे रोटेट करते हैं जिसमें
उनकी रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं होती है, उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 0 होता है, और बाकी दो एक्सिस पे जब हम उनको रोटेट करते हैं तो उनका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो एक दूसरे के इक्वल आता है। अब चलिए बात करते हैं दूसरे टाइप्स के मॉलिक्यूल्स की। सो हमारा अगला टाइप ऑफ मॉलिक्यूल है सिमेट्रिक टॉप्स। सिमेट्रिक टॉप्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें नीचे के जो 3 एटम्स होते हैं, इनमें बेसिकली 4 एटम्स और एक मिडल सेंट्रल एटम होता है। इसमें ऐसे मॉलिक्यूल्स आते हैं जिनमें 3 एटम तो सेम होते हैं और दूसरा जो एक्सटर्नल एटम होता है वो डिफरेंट होता है। हमने यहाँ पे एग्जांपल कंसीडर किया है CH3F का। तो मैं अगर आपसे कहूँ CH3F है जो, अगर आपको थोड़ी सी भी फिजिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी के, तो आपको पता है कि जो हाइड्रोजन है ये तीनों तो हल्के एटम्स हैं और कार्बन और फ्लोरीन जो हैं ये भारी एटम्स हैं। तो जो मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो कहीं ना कहीं कार्बन और फ्लोरीन के बीच में लाई करेगा। हो सकता है वो यहाँ पे हो, या हो सकता है वो यहाँ पे हो, या कार्बन के क्लोज हो, या फ्लोरीन के क्लोज हो। मतलब कहने की बात ये है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो कहीं ना कहीं कार्बन और फ्लोरीन के बीच में लाई करेगा। तो मैंने इसमें 3 एक्सिस बनाई हैं जिस एक्सिस पे हम इसको रोटेट कर सकते हैं। पहली हमारी ये एक्स एक्सिस है, इसके अलॉन्ग हम इसको रोटेट कर सकते हैं। दूसरी हमारी ये जेड एक्सिस है, इसके अलॉन्ग रोटेट कर सकते हैं। और ये हमारी वाई एक्सिस है, इसके अलॉन्ग भी हम रोटेट कर सकते हैं। तो रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हम इसे रोटेट कर सकते हैं। सो मैंने ये पहला केस यहाँ पे बनाया है। तो इसमें देखिए, अगर आप फ्लोरीन वाली एक्सिस, हम जेड एक्सिस पहले कंसीडर कर रहे हैं। अगर हम जेड एक्सिस को पकड़ के इस मॉलिक्यूल को इस तरीके से रोटेट कराते हैं तो इसमें देखिए आप क्या होगा, ना तो मेरे फ्लोरीन की जो रिलेटिव पोजीशन है वो चेंज होगी और ना ही मेरे कार्बन की रिलेटिव पोजीशन चेंज होगी। बस मेरे तीनों हाइड्रोजन जो होंगे उनकी रिलेटिव पोजीशन चेंज होने वाली है। तो कहीं ना कहीं जो मेरे हाइड्रोजन है वो हल्के पार्टिकल्स हैं, हल्के एटम्स हैं, तो मुझे जो इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगेगा वो बहुत ही कम होगा। याद रखिए 0 नहीं होगा, कम होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो हमारी पहली एक्सिस है उसमें जो हमारा लगने वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो डज़ नॉट इक्वल टू 0 है। 0 नहीं है, डज़ नॉट इक्वल टू 0 है। अब हम बात करते हैं दूसरी एक्सिस की। अगर मैं आपसे कहूँ, अगर मैं इस एक्सिस पे इसको रोटेट करना चाहूँ, इसको मैं ऐसे रोटेट करना चाहूँ, तो इसमें देखिए ये क्या होगा। अगर हम इसको ऐसे रोटेट करते हैं इस तरीके से, तो मेरे हाइड्रोजन भी ऊपर आएंगे, तीनों के तीनों हाइड्रोजन रोटेट करेंगे और जो होगा मेरा फ्लोरीन भी रोटेट करेगा। अब मैंने सिर्फ यहाँ पे ये एक्सिस बनाई है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास नहीं हो रही। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा वो कार्बन और फ्लोरीन के बीच में होगा, ना कि कार्बन पर होगा। तो अगर आप इसको इस तरीके से रोटेट करते हैं तो देखिए तीनों जो होंगे हाइड्रोजन वो एटम्स भी रोटेट करेंगे और मेरे फ्लोरीन की भी रिलेटिव पोजीशन चेंज होगी। और जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कार्बन और फ्लोरीन के बीच में है, तो उसमें भी कार्बन की भी रिलेटिव पोजीशन जो होगी वो चेंज होगी। तो मैं इसको डिनोट कर देता हूँ IB से। इसमें हमें ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगेगा। अगर मैं आपसे तीसरी कंडीशन की बात करूँ, मैं कह सकता हूँ मैं यहाँ से इसको इस जेड एक्सिस पे भी तो रोटेट कर सकता हूँ। अगर मैं जेड एक्सिस पे रोटेट करना चाहूँ इसको, तो अगर मैं इसको ऐसे पकड़ के घुमाता हूँ इस तरीके से, तो इसमें भी मेरा फ्लोरीन भी घूमेगा, कार्बन भी घूमेगा और तीनों हाइड्रोजन भी घूमेंगे। तो इसमें भी जो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगेगा वो ज़्यादा लगेगा। तो इसको मैं डिनोट कर देता हूँ IC से। अब ऐसे इस टाइप के मॉलिक्यूल्स में 2 कंडीशंस हो सकती हैं, या तो मेरा IB IC के इक्वल भी हो सकता है। तो अगर आप देखें ध्यान से तो इसमें जो हमारा IB और IC है वो इक्वल होना ही चाहिए, क्योंकि जो हमारे तीनों ये मॉलिक्यूल, तीनों एटम्स जो हैं हाइड्रोजन के और फ्लोरीन का जो एटम है और कार्बन, इनकी रिलेटिव पोजीशन जो हमारी 2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया नीचे वाली एक्सिस पे हैं, जेड और एक्स एक्सिस पे, उन दोनों में इनकी रिलेटिव पोजीशन चेंज हो रही है। तो मैं अगर आपसे बात करूं तो इन दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल होंगे। अब आती है इनकी कंडीशंस। पहली कंडीशन इनमें क्या हो सकती है? पहली कंडीशन ये हो सकती है कि हमारा IB और IC जो हैं ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, लेकिन ये हो सकता है कि अगर हमें इन दोनों को IB और IC वाली एक्सिस पे अपने मॉलिक्यूल को घुमाने के लिए IA से ज़्यादा इनर्शिया लगे। अगर मैं पहली एक्सिस पे घुमाता हूँ जिसमें 0 नहीं है, उसमें अगर मैं उस पर घुमा रहा हूँ और उसमें घुमाने में जो मुझे फोर्स लग रहा है वो IB और IC से कम है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं प्रोलेट। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम प्रोलेट कहते हैं। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि IB और IC ये दोनों तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल हैं। ये हो सकता है कि इनको घुमाने में कम लगे
और IEA में हमें ज़्यादा फोर्स लगे, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम ऑब्लेट मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो ये थे स्फेरिक सिमेट्रिक टॉप्स मॉलिक्यूल्स। इनमें हमने क्या देखा कि अगर हमने जो अपना एग्जांपल कंसीडर किया है CH3F का, इसको अगर हम पहले y एक्सिस के अलोंग घुमाते हैं, या हम कहें x एक्सिस के अलोंग घुमाते हैं या y एक्सिस के अलोंग घुमाते हैं, तो जो होगा जिसमें हमारे फ्लोरीन और कार्बन की रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं हो रही है उसमें सबसे कम इनर्शिया लगेगा, बाकी दो में जो इनर्शिया लगेगा वो इक्वल लगेगा। अगर जिसमें हमारी फ्लोरीन और कार्बन की रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, अगर उसका इनर्शिया बाकी दो के इनर्शिया से ज़्यादा है तो हम ऐसे मॉलिक्यूल्स को ऑब्लेट मॉलिक्यूल्स कहते हैं, अगर कम है तो हम कहते हैं प्रोलेट मॉलिक्यूल्स। तो चलिए मूव करते हैं थर्ड कैटेगरी पर, जिसको हम कहते हैं स्फेरिकल टॉप्स। सो अगर हम बात करें अपने तीसरे टाइप्स के मॉलिक्यूल्स की, तो वो होते हैं स्फेरिकल टॉप्स। ऐसे मॉलिक्यूल जो होते हैं उनमें कोई भी डाइपोल मूवमेंट नहीं होता है। जो हमने पिछला मॉलिक्यूल कंसीडर किया था CH3F, वो जो हमारा था वो सिमेट्रिक टॉप था, क्योंकि वहाँ पे फ्लोरीन लगा हुआ था। अगर उसी फ्लोरीन को हटा के हम वहाँ पे हाइड्रोजन लगा देते हैं तो इसमें आप देखेंगे तो इसका जो नेट डाइपोल मूवमेंट होगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पोलैरिटी नहीं है। इसलिए ये सारे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं माइक्रोवेव इनएक्टिव होते हैं। आपको मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि जो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी या माइक्रोवेव एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें एक कंडीशन होनी ज़रूरी है जिसे हम कहते हैं पोलैरिटी, या हम कह सकते हैं कि उनके अंदर डाइपोल मोमेंट होना चाहिए। तो जो स्फेरिकल टॉप्स मॉलिक्यूल होते हैं वो हमारे माइक्रोवेव इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो चलिए मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, जो है एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स। अगले मॉलिक्यूल्स हैं हमारे एसिमेट्रिक टॉप्स। इसमें हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, इथीन्स आ जाती हैं सारी, और ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें तीनों एक्सिस पे उसको रोटेट कराने का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो तीनों से अलग अलग होता है या डिफरेंट होता है, मतलब इक्वल नहीं होता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि इसमें अगर हम कहें जो हम पहली एक्सिस पे रोटेट कराएंगे तो उसका अगर IA है, दूसरी एक्सिस पे रोटेट करा रहे हैं उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया IB लग रहा है, और तीसरी एक्सिस पे अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया IC लग रहा है, तो जो ये तीनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया होंगे एक दूसरे के अनइक्वल होंगे, यानी डिफरेंट होंगे। अगर ये हमें मान लीजिए इसमें हमें अगर यहाँ पे हमें 2 फोर्स लग रहा है तो यहाँ पे 3 लगेगा या 5 लगेगा, इक्वल कभी नहीं होगा। जो हमारे इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगते हैं वो अनइक्वल होते हैं। तो ये थे हमारे मॉलिक्यूल्स, कितने टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। क्योंकि अगर मैं आपसे आगे आने वाले लेक्चर्स में रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लेक्चर्स में अगर आपसे कहूँगा कि मॉलिक्यूल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है तो आप समझ जाएंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ये थे हमारे सारे मॉलिक्यूल्स, कितने टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, कितने टाइप के रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर सकते हैं। आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या होती है, कितने एनर्जी लेवल्स होते हैं, डीजेनरेसी लेवल्स क्या होते हैं, इंटेंसिटी क्या होती है स्पेक्ट्रल लाइंस की। तब तक के लिए आने वाले लेक्चर्स में हम बात करें